हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, स्पेशली अगर बात की जाए तो ये आपके लिए आने वाला एग्जाम जो है यूपी लेखपाल का 19 जून का होने वाला है, उसके लिए आप बात की जाए और एनटीपीसी के पार्ट 2 का मेंस का एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए। ठीक है, तो स्पेशली इन्हीं दोनों एग्जामों के लिए आपका ये क्वेश्चन मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे कहा जाए किसी भी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आप देखेंगे आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। अगर ऐसा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ कितना शेष बचेगा जब 3x² माइनस 7x² प्लस 11x प्लस 1 को x प्लस 3 से भाग दिया जाए। कहता है कि अगर इसमें हम x प्लस 3 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेष क्या बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको तो हम लोग करते क्या है, जिससे भाग देने की बात करता है इसको वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे x प्लस 3 बराबर 0 पढ़ा जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका -3। -3 यानी x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। आप इस पूरे समीकरण में उठाइएगा और यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पे दिया 3 है ना, तो यहाँ पे -3 का ये क्यूब हो जाएगा, -7 -3 का स्क्वायर करिएगा प्लस 11 इंटू -3 करिएगा, है ना, और प्लस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप तो 3 का वर्ग करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 घात 4 यहाँ पे इसको 1 इसको करिएगा तो यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, और 3 घात 4 बराबर हो जाता है 81 हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे इसका वर्ग करिएगा, -3 इंटू -3 तो क्या देखिए 3 9 हो जाएगा, और 9 का 7 गुणा करिएगा तो हो जाएगा -63 963। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस गुणा होगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, 11 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा +1। ये देखिए माइनस है, इसको सबको जोड़ देंगे पहले हम लोग। ठीक है, 3 3 6 1 7। ठीक है, और 6 3 9 और 9 8 आपका 17 हो जाता है, 9 8 17 77 माइनस और +1 है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 176 -176। इस प्रकार आंसर देखेंगे आप तो ये आपका सी होगा। ठीक है, आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √2⁴ प्लस 3 मूल 64 प्लस 4 मूल 2⁸ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये घातांक से कर रहे हैं हम लोग रूट से। देखेंगे यहाँ पे ये 2⁴ दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 1/2 लिख देंगे आप, प्लस करिएगा इसको लिख सकते हैं आप 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 का पावर 1/3। 4 का 64 का हम लोग कहते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 और 4 जा 16, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 हो जाएगा। यानी 4 का पावर 3 इसको लिख सकते हैं हम लोग। अरे ये 3 मूल है, इसको 1/3 लिख देंगे हम लोग, प्लस करिएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 है ना, ब्रैकेट के बाद 1/4 कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इस घातांक के नियम से हम लोग देखेंगे 8m का पावर अगर n हो तो लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n कर देते हैं। ठीक, वही प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पे 2⁴ इंटू 1/2 प्लस 4 का पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 2 का पावर 8 इंटू 1/4। यहां से देखेंगे 2 2 या 4 हो जाएगा, ये यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 या 8। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे 2 का पावर 2 होता है तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 2 या 4 हो जाएगा, प्लस करिएगा ये 4 का पावर 1 है इसलिए 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 का पावर 2 है तो 2 2 जा हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार देखेंगे 4 4 8 8 में 4 8 करिएगा, इस प्रकार हो जाएगा आंसर आपका 12। इसका वैल्यू होगा आपका 12, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है एक चक्की की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है
924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। अर्थात ये कह रहा है एक चक्का है, इसकी त्रिज्या दिया है आपका 21 सेंटीमीटर है ना। अब ये जो है इसको दूरी तय करना होगा 924 मीटर दूरी। सपोज करो ये दूरी आपका 924 मीटर है, आपको इसको तय करना होगा। तो तय करने में ये कितना चक्कर लगाएगा यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एक चक्कर कब पूरा होता है, इसका एक चक्कर ये परे पूरा होगा। जैसे कि अगर ये मूव करेगा आपका, तो ये मूव करके जब ये निशान वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा ये मूव करके, तो एक चक्कर हो जाता है। अर्थात इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। जितनी ये एक चक्कर जितनी तय दूरी करेगा वो उसका वृत्त की परिधि के बराबर हो जाता है। इस प्रकार इसका फार्मूला हो जाता है, लिखते हैं हम लोग चक्करों की दूरी बराबर, ऐसे लिखते हैं दूरी बराबर है ना एक चक्कर का मतलब हो जाता है वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि गुणे चक्करों की संख्या। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका है। दूरी कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे ये दूरी दिया है सेंटीमीटर में, इसका माप दिया मीटर में। तो 924 मीटर ना करके हम लोग 100 सेंटीमीटर कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 924 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या 924 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर करिएगा। एक चक्कर बराबर क्या होता है 2 पाई वृत्त की परिधि। अब उन चक्करों की संख्या हमको मालूम नहीं है, x मान लीजिए। यहाँ पे आइएगा, लिखेंगे 924 गुणे 100 है ना, ये 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान, तो r का मान दिया है आपका 21 सेंटीमीटर है ना, इंटू x कर दीजिएगा। 7 से काटिए आप, 7 तरीका 21 हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आप यहां से मैं 11 से काट दूंगा इसको। देखिए 11 से काटिए, 11 गुना की 22, यहां कटेगा 11 बटे 88 हो जाएगा और 11 चौको 44 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 से काटिएगा तो ये 4 गुना की 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 साते 21 हो जाएगा। इस प्रकार इधर देखेंगे तो x बचता है, इधर 7 का 100 में मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 700। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका C है ना। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x1, x2 और x3 का औसत 14 है। ठीक है, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50 है, 50 है। x1 का मान क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ है x1 का आपको वैल्यू चाहिए। कह रहा है कि x1, x2 और x3 का औसत 14 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि औसत योग बराबर क्या होता है, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या होता है। तो हम लोग को पता है कि योग बराबर जितनी पद दिए रहते हैं, संख्याओं का कोई भी पद दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, उसका आपका योग है ना गुणे संख्या बराबर क्या हो जाता है आपका योग बराबर हो जाता है औसत गुणे संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे योग बराबर औसत गुणे संख्या कर लीजिएगा। ठीक है, योग क्या है, योग का मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या है, तो कहता है कि औसत का औसत आपका 14 दिया हुआ है, तो औसत हो जाएगा आपका 14 इंटू कितने पद है हमारे पास 1, 2 और 3, तो 3 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 14 के 42। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 42 हो जाएगा। अब अगली स्टेप में कहता है कि x2 और x3 के योगफल का 2 गुना है ना, 2 गुना जो है आपका ये 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो योगफल का 2 गुना। तो सेकंड ये पहले स्टेप किस हो जाएगा, सेकंड केस में क्या कहता है, तो कहता है कि x2 प्लस x3 के योगफल का 2 गुना जो है 50 के बराबर है, ये कह रहा है। तो 2 से काट दीजिए, यहाँ पे ये 2 से काटिएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप x2 प्लस x3 बराबर 25 दे रहा है ना। ये समीकरण 2 बार कर लेते हैं हम। इसमें से क्या करेंगे यार, अगर इसमें से x2 और x3 को निकाल दिया जाए तो x1 बच जाएगा। तो करना क्या है, 42 में से 25 को माइनस कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x1 बराबर 42 माइनस 25। यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 70। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए, यानी 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। यानी कहता है कोई भी संख्या हमको मालूम नहीं है, अगर उस संख्या में हम लोग 52 से जब भाग देंगे तो 44 शेष बचता है। और कहता है कि यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए दो भाजकों की बात कर रहा है। ठीक है, किससे किससे भाग देने की बात कर रहा है। कहता है कि 52 से अगर भाग दिया जाए तो 44 शेष बचता है, और 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी पहला भाजक आपका 52 होगा, 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। सेकेंड भाजक जो है आपका देखेंगे 13 होगा, तो इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो करते क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग सेकेंड वाले भाजक का प्रथम वाले शेष में क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 44 में 13 का भाग दीजिएगा तो 13 का 3 जाए कितना हो जाएगा 39, घटाइएगा 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, करते क्या है, पहले वाले भाजक में, पहले वाले शेष में सेकेंड वाले भाजक का हम लोग भाग दे देते हैं, जिससे यानी दूसरे वाले से भाग दे दिया जाता है, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाता है। भाजक किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, संख्या का होता है, इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, यहां पे हो जाता है भागफल, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, और जो बच कुछ जाता है नीचे जो बचता है इसको हम लोग शेष पूछते हैं। ठीक है, तो ये भाजक का जो भाग देंगे पहले वाले में शेषफल में जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लोग कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि x बराबर √12 प्लस इस प्रकार इनफाइनाइट का ये आपका चला जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, इस तरह से जब ये ऐसा क्वेश्चन अगर देगा अगर आप इसमें, ठीक है, तो देखेंगे ये जो पार्ट होता है इसका ऐसा खंड करिएगा, है ना, तो जिसका अंतर देखेंगे यहाँ पे, इसका अंतर देखो 1 आता है, तो ऐसा खंड करिएगा जिसका अंतर क्या होगा 1 आएगा आपका। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के रूप में 1 है आपका, तो इसका मल्टीप्लाई जो करिएगा देखिए 4 × 3 हो जाता है, 4 3 12 हो जाएगा। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस वैल्यू हो जाता है और छोटा वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो बड़ा वाला जो है माइनस हो जाता है और छोटा वाला आपका प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 4 और -3, या तो दोनों होगा, 4 भी होगा और -3 भी होगा। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिया है, 3 है, -3 दिया है, अब 4 -3, इस प्रकार इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में अगर रह करके कुछ और ऑप्शन में होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 दे देता, तब आंसर हो जाता आपका 4 होता। इस 3 को आप लोग नहीं कहते हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को लिया जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया हुआ है, क्योंकि एस का वैल्यू दोनों होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी होता है आपका। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 2 समानांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरा ट्रेन आपका इधर आ रही है। इसकी लंबाई दिया 105 मीटर, इसका लंबाई दिया है 90 मीटर। इसकी चाल दे रहा है, पहले की अगर मान लिया जाए यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है और इसका दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जानते हैं जब भी 2 ट्रेनें एक दूसरे को जब पार करती हैं, है ना, तो कितनी दूरी तय करेंगी। देखेंगे, ध्यान देंगे आप, अगर ये ट्रेन अगर इस तरह से आ रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, ये कब पार करेगी, तो ये एक कंडीशन होगा कि आते आते इस कंडीशन में आएगी, आने के बाद इसको क्रॉस करते 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 जब तक इसका पिछला सिरा इसके पिछले सिरे तक न चला जाए तब तक ये पास नहीं कर पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ट्रेन जो है इसको आ जाएगी, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करना होगा, एक कंडीशन होगा।
दूसरी बात, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक चाल। अपेक्षिक चाल इसका निकालेंगे पहले आप। अपेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाता है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी 45 में 72 को जोड़ देंगे, 5 दूनी 7 और 7 4 11। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी यहाँ पे देखेंगे आप, तो दूरी हो जाएगा इसका, जोड़ देंगे आप, तो 195 मीटर हो जाएगा, 195 मीटर। अब कहता है समय पूछा है आपसे कि नहीं कितना समय लगेगा, तो हम जानते हैं दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक है, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो दूरी हम जानते हैं, दिया है हमारे पास 195 मीटर। 195 बराबर 4 कितना है, तो 4 है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 72 नहीं है, 117 किलोमीटर, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल 5/18 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये हो गया। अब गुणे कर लीजिएगा, यहाँ पे समय आपका दिया हुआ है, हमको मालूम नहीं है, तो टी लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ से इस प्रकार काटेंगे हम लोग, 5 से काटिए आपको, 5 से 5 से कम 5 से काटिए, देखिए आप 5 देंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 5 45। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे लग जाएगा 3 से कट जाएगा, देखिए 3 9 जाए 3 9 27 हो जाएगा, और 3 3 के 9 2 11, यानी 39 3 जा ये हो जाएगा, और 3 से भाग कीजिए 3 6 18 हो जाएगा। तो नीचे 6 है, 6 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 होगा, और इधर टी का टी हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 सेकेंड आपका समय लगेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है क्या होता है, जैसे हम ऐसे हैं, ऐसे करके जब देखते हैं हम लोग, इसको उन्नयन कोण बोला जाता है। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उन्नयन कोण, और जब हम पैरेलल अपनी नजरों से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अवनमन कोण का बोला जाता है। तो ये उन्नयन कोण बोल रहा है। कितना मीटर खंभा है, तो खंभा बोल रहा है हमारे पास कि खंभे की ऊंचाई दिया है आपके पास 6 मीटर दिया हुआ है, अर्थात ये हो गया 6 मीटर। अब इसका उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण जमीन पर कितने मीटर की लंबाई लगाता है, ये जमीन पर खंभा जो है 2 कड़ी में 3 मीटर लंबा एक छाया बनाता है। तो छाया कहाँ बनता है, तो जमीन पर बनता है, यानी कि अगर सूर्य यहां से होगा, इधर से पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट जो है नीचे जमीन पर आ जाता है। जमीन पर जो आएगा इसी को कहा जाता है ये छाया बनेगा। ये क्या है 2√3 हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य को जब देखेंगे आप तो यहां से देखेंगे आप, जब देखेंगे तो इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है कि ये वाले कोण का मान आपको क्या होगा। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया जाए, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो लंब बटा में आधार बराबर होता क्या है, देखेंगे तो जानते हैं लंब बटा आधार, जो लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो लंब और आधार में संबंध जो है tan थीटा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब क्या है, तो लंब है आपका 6 मीटर और आधार क्या है आपका 2√3। ठीक है, 2√3 होगा, 2 से 2 काटेंगे, 2 3 आपका 2 3 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर दीजिएगा। 3 को लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और नीचे है कड़ी में 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर आया वैल्यू √3। तो किस कोण का मान जो है √3 आता है, तो हम जाएंगे tan 60 डिग्री होगा। कड़ी में 3 जो है 60 डिग्री का मान जो होता है आपका कड़ी में 3 होता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर
₹400 का मूलधन 3/2 वर्षों में कितना मिश्रधन बन जाएगा। ब्याज दिया है, वार्षिक ब्याज दिया हुआ है और 3/2 वर्ष दिया हुआ है ना, का 400 मूलधन के हिसाब से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। जब ये अर्धवार्षिक की बात करता है तो रेट आपको जब 10% दिया हुआ है, रेट दिया है 10%, ये क्या है आपको वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, अर्धवार्षिक। तो 2 का भाग दीजिएगा, 10 में 2 का भाग दीजिएगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे 5%। रेट हो जाता है 5%, है ना। समय देखेंगे आप, समय क्या दिया है, समय दिया है 3/2 वर्ष दिया है। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 6 मंथ, तो 2 होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ष होता है उसका हम लोग 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, आप पूरे 2 करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार 3 हो जाएगा। तो समय यहाँ पे 3 और रेट क्या पढ़ेंगे हम लोग 5% पढ़ेंगे। और हम लोग को फार्मूला पता है, मिश्रण का फार्मूला हम लोग पता है कि मिश्रण बराबर क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 का पावर क्या हो जाता है, एन बोलते हैं, एन बोला जाता है, एन टी एन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट करिएगा, ए बराबर क्या होगा, तो पी का वैल्यू दिया है आपका 400 प्रिंसिपल है ना, मूलधन, 1 प्लस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5/100 और एन का जगह पे हम लोग 3 रख देंगे। काट लेंगे यहाँ से, 5 से काटिएगा एक बार में, 2 20 बार में हो जाएगा, 20 से कम 20 21 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 400 इंटू 21/20, कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स लिखते हैं हम लोग। तो 21/20 इंटू 21/20 देख सकते हैं आप, लेकिन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, 1 2 0 और 2 दूनी के 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका आप गुणा करिएगा, तो 21 का 21 में गुणा करिएगा तो 441 हो जाता है, ठीक है। 441 में 21 से गुणा करिएगा तो देखिए क्या होता है, 144 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 चौको 8, 2 चौको फिर 8 हो जाता है। ये जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 4 2 6, 8 4 12 और 8 1 9, 92 61 हो जाता है। 92 61 में यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू हो जाएगा 92 61 अपान 61/20 है ना। 2 से भाग दीजिए आप, कट जाएगा, ये 2 से काटिए, यह हो जाएगा 2 चौको 8, ठीक है, 2 छक्का 12, ठीक है, 2 3 के 6, ठीक है, 6 हो गया। अब 1 उतरेगा तो भाग तो जाएगा नहीं हमारे पास, दशमलव लगाएंगे आप तो हो जाएगा 2 5 1 पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे आप, 2 5 0, 2 5 10 कर लेंगे यहाँ पे। जैसे कि 2 का भाग दीजिए तो 6 हो जाएगा, 1 उतारेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा करके हो जाएगा। तो ये 0 और यहाँ पे दिया हुआ है, इस 10 का जब भाग दीजिएगा ये हो जाएगा 463.05, ये दशमलव उठ करके यहाँ पे चला आएगा। इस प्रकार मिश्रण आपका हो जाएगा 463.05। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। यानी फर्स्ट केस में अगर 1200 रुपये में बेच रहा है तो 200 रुपये की उसकी हानि हो रही है। अगर यानी कि अगर कहा जाए 2 कंडीशन होगा, यानी हम लोग कहेंगे सीपी, पहला केस में क्या होगा, सीपी कितना होगा हमारे पास तो मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन सेलिंग प्राइस कह रहा है, सेलिंग प्राइस जो पहला वाला फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस होगा तो कह रहा है कि 1200 रुपये में जब बेच रहा है तो 200 रुपये की हानि कमाता है, 200 रुपये में हानि करता है। यानी कितने रुपए में खरीदा रहा होगा, तो 1400 रुपये में जब खरीदेगा, यानी कि इससे कहा 200 जोड़ दिया जाएगा, तो यानी इसका सीपी क्या रहा होगा आपके पास, 1200 में 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1400 रुपया, है ना। तो 1400 रुपये में जब खरीदेगा, खरीद करके अगर 1200 रुपये में बेचेगा तब में 200 रुपये की उसकी हानि होगी, ठीक है। इसका सीपी हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा 1400 रुपया और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1200 रुपया। अब कहता है 1400 रुपये में अगर खरीदेगा तो बेच कितने में कितने प्रतिशत का लाभ लेना चाहता है, तो कहता है कि 10% का लाभ लेना चाहता है। इसी का 10% 110% निकाल लेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाता है। यानी हम सेकंड सेलिंग प्राइस अगर आ जाए तो हो जाएगा आपका
10 कर लेंगे आप, है ना। 1400 का 110% निकालिएगा, यही आपका वैल्यू हो जाता है। यहाँ 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 11 चौको 44, 11 कम 11 और 4 आपका 15, 11 4 कितना हो जाएगा 1540। इस प्रकार आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 1200 रुपये में बेचकर 200 रुपये का हानि कमाता है हमको, है ना। तो यानी कि 200 रुपये लॉस होगा, तो 200 रुपये जोड़ दिया जाएगा उस 1200 रुपये में, तो आपका हो जाएगा कास्ट प्राइस आ जाएगा। उस कास्ट प्राइस का अगर 110% निकाल देंगे तो सेकंड सेलिंग प्राइस आपका निकल कर चला जाता है। इस प्रकार कहेंगे हम लोग 1540 रुपया इसका सेकंड सेलिंग प्राइस आपका होगा। ठीक है, बेचेगा 1540 में बेचेगा तो 10% का उसको लाभ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। स्पष्ट यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी यहाँ पे मूल्य नहीं दिया है, कहता है 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने रुपए में आपने 10 पुस्तक खरीदा उतने ही रुपए में क्या कर दिया आपने 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर आपका यहाँ पे बोल रहा है। तो लाभ कितने का होगा, तो लाभ जो हो जाएगा 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 का हो जाता है। खैर छोड़ जाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे देगा और स्पष्ट कहता है कि 10 पुस्तकों को विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर होगा और लाभ प्रतिशत की बात करता है। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं 10 और 12 का अंतर निकालेंगे, 10 और 12 का अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 को क्या करिएगा 100 कर लीजिएगा। और लाभ कब होगा, तो लाभ में कंडीशन में छोटे वाले को नीचे डाल देते हैं आप, तो 10 को नीचे डाल दीजिएगा, यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाता है। लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे है ना विक्रय मूल्य क्रय मूल्यों का अंतर बटा में गुणे 100 और बटा में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य आपका जानते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे क्या कहते हैं, बस यहाँ पे जब भी पुस्तकों के वस्तुओं का मूल्यों का वस्तुओं का आदान प्रदान की बात करता है, क्रय और बिक्री की बात करता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे दोनों वस्तुओं को अंतर गुणे 100 और बटा में जो है छोटे वाले को नीचे डाल देते हैं। अगर यहीं पे अगर हानि प्रतिशत दे देगा तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का अंतर गुणे 100 और बटा में बड़े वाले को नीचे डाल देंगे, तब हानि प्रतिशत निकल कर क्या जाता है। ठीक है, अगर पूछता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा उस कंडीशन में बोलता है, तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यही देखेंगे कि जितने वस्तुओं में जितने रुपए में वो 10 वस्तु खरीदेगा उतने रुपये में क्या करता है 12 वस्तु बेच देता है। यानी 1 रुपये में 10 वस्तु खरीदा और 1 रुपये में अगर 12 वस्तु को बेच देता है बेचेगा वो, तो कितने रुपए का लाभ लेता है, तो 2 रुपये का 2 का वस्तुओं का क्या करता है यहाँ पे लाभ ले लेगा वो, है ना। पुस्तकों को 10 वस्तुओं को 12 वस्तु खरीदेगा और उतने में 10 वस्तु को बेच रहा है, जितने में 12 वस्तु खरीदेगा उतने में 10 वस्तु को बेच दे रहा है। बेचने के बाद बेचेगा तो 2 वस्तु क्या करेगा अपने पास बचा लेगा, और जब बचा लेगा तो वही उसका लाभ हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर सकते हैं हम यहाँ से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 20%, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।